हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाकी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए, रेस्पिरेशन को हम रेगुलेट किस तरह से हमारी बॉडी करती है जानते हैं। ब्रीदिंग इज एन ऑटोमेटिक एंड रिदमिक प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, ये आप सबको पता है, ऑटोमेटिक और रिदमिक प्रोसेस है। मतलब हमारे अपने आप हो जाते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता है सांस लेने के लिए, है ना। सोचो जैसे हम कुछ काम करना भूल जाते हैं, अगर ये ब्रीदिंग हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होती और हम कभी सांस लेना ही भूल जाते तो क्या होता। तो ऐसी मिस्टेक ना हो करके हमारी बॉडी ने डिसाइड किया कि भाई रहने दो, ऐसा नहीं करना, हम इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कर लेते। मतलब कि क्या, ब्रीदिंग एक हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। ब्रीदिंग हमारी होती रहती है, आप चाहो भी तो उसको कंट्रोल, मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि आप रोक नहीं सकते हो ब्रीदिंग को, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। अब इनवॉलंटरी है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियसली हमारा ब्रेन करेगा, है ना। तो ब्रेन करेगा, लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट? तो this automatic control is maintained by spatial respiratory centers in the brain। कौन कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में ब्रीदिंग के लिए स्पेशल रेस्पिरेटरी सेंटर्स बने हैं जो हमारी ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करते हैं कि कितनी गहरी हम सांस लेंगे, कैसी हमारी एक्सरसाइज है, हमारी बॉडी की जरूरत के हिसाब से हमें लंबी सांस लेनी है, हमें नॉर्मल सांस लेनी है, क्या लेना है, ठीक है। जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, हम कहीं रनिंग करके आ रहे तो हम अचानक से हाफने लग जाते हैं ना, पैंटिंग होने लग जाती है ना, हमें क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी को वहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो ये हमारी बॉडी नीड के हिसाब से हमारा ब्रेन डिसाइड कर लेता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स इसके लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं। पहला, रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन। कौन कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे ब्रेन में कहाँ पाए जाते हैं? आपने नाम पढ़ा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ठीक है। क्या है ये? हमारा ब्रेन स्टेम है, उसका पार्ट है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स में हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या क्या है। इसमें ना दो ग्रुप्स आते हैं, एक है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो जो हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये क्या करता है? ये हमारी इंस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इंस्पिरेशन मतलब जो सांस हम अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेने की। कैसे करता है? देखिए ये क्या करता है, आपने याद है, अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस आपने अगर देखी है तो मैंने आपको ना इंस्पिरेशन की प्रोसेस बताई थी कि हम इनहेल कैसे करते हैं, बॉडी ऑक्सीजन को अंदर कैसे लेती है, वॉल्यूम बढ़ाती है ना, वॉल्यूम बढ़ाती है तो प्रेशर कम होता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ाती है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है हमारी, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तभी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। तो ये जो डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही ना, ये सिग्नल भेजता है हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जब हमारे ब्रेन के मेडुलरी पार्ट से हमारे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को जब डीआरजी सिग्नल भेजता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर का काम क्या है कि डीआरजी जो है उनको सिग्नल भेजता है और ये हमारी जो ब्रीदिंग की जो बेसिक रिदम है उसको जनरेट करता है, ठीक है। अगर ये काम ना करे तो फिर हो गया, फिर हमारी ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं होगी, है ना। दूसरा है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का काम क्या है? इट कंट्रोल्स फोर्स्ड एक्सपिरेशन। जब हम विगरस एक्टिविटी करते हैं ना, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमारा जो मेडुला का जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जिसे हम वीआरजी कहते हैं, वो तब एक्टिवेट होता है, ठीक है। कब एक्टिव होता है? ओनली व्हेन वी नीड डीप या रैपिड ब्रीदिंग। जब हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, गहरी सांस लेनी है, तब हमारा वीआरजी एक्टिवेट होता है, ठीक। ये हो गया मेडुला। अब उसके अलावा हमने क्या कहा था कि मेडुला पोन्स, दो जगह है ना। तो दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स। कहाँ पाया जाता है? पोन्स में, ठीक है। कहाँ है? पोन्स में है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर एक रीजन है पोन्स, वहां पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग बाय इनहिबिटिंग इंस्पिरेशन। इनहिबिटिंग मतलब रोकना, दबाना, इंस्पिरेशन को रोकने का काम करता है, ठीक है। देखो कैसे काम करता है। अगर ये है जो हमारा पोन्स है, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, अगर ये ज्यादा सिग्नल भेज देगा, ठीक है, तो क्या होगा? इससे अगर ज्यादा सिग्नल रिलीज होंगे तो हमारी इंस्पिरेशन की जो फेज है वो शॉर्ट हो जाएगी। इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाएगी मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे, है ना। अगर हम ऐसे गहरी सांस ले तो मतलब हम इंस्पिरेशन का टाइम पीरियड बढ़ा रहे, तब हमारी ब्रीदिंग रेट कम है, ठीक है। तो अगर इंस्पिरेशन का फेज कम हो गया तो मतलब हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे, ठीक है। अगर ये जो पॉन्स है, अगर ये कम सिग्नल भेजता है तो हमारा इंस्पिरेशन लंबा हो जाता है और हमारी ब्रीदिंग रेट घट जाती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिटिंग इंस्पिरेशन। तीसरा हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर, ये भी हमारा पोन्स में पाया जाता है और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का उल्टा है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा था? वो इनहिबिट कर रहा था ना इंस्पिरेशन को। तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? प्रमोट करता है इंस्पिरेशन को। कैसे? अगेन ये सिग्नल भेजेगा। कैसे भेजेगा? डीआरजी को स्टिमुलेट करेगा। डीआरजी भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, इसका काम क्या होता है? डीआरजी का काम डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि इंस्पिरेशन प्रोसेस हो। तो वही यहाँ पे हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर कर रहा है, ये सिग्नल्स भेज रहा है। जो सिग्नल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं
डीआरजी, डीआरजी एक्टिव हो रहा है तो फिर वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल दे रहा है कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट हो और इंस्पिरेशन करो, सांस अंदर लो। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में था। अब हमारे ना कुछ केमिकल्स भी है हमारी बॉडी में, उनका भी जो है ब्रीदिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो रोल ऑफ केमिकल कंट्रोल, जिन्हें हम कीमो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मेनली जो हमारे ब्लड में जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना उन पे भी ध्यान देते हुए काम करता है। ठीक है, केमिकल चेंजेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स का या H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन, इनमें जो इनका जो कंसंट्रेशन रहता है ये भी हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है और इनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे वो अपना सिग्नल वगैरह भेजती है। ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया, अब ये कैसे पता चलता है भाई हमें, तो हमारे ब्रेन में कीमो सेंसिटिव एरिया मतलब इन केमिकल्स से कीमो सेंसिटिव मतलब कुछ ऐसे एरिया हैं, जब ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई देख लो CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया, अब तुम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। ठीक, तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में ही। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो उसी के पास में पाया जाता है कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, ये किस लिए होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है, किस लिए, CO2 एंड H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन से। हमारे ब्लड में कभी भी अगर ये CO2 और H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएंगे और ये हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा बाकी उनको सिग्नल भेजने लग जाएंगे। ठीक है, काम कैसे करते हैं देखो इनका मैकेनिज्म, जब हमारा CO2 और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये डीआरजी को सिग्नल भेजता है। अगेन याद करो डीआरजी का फंक्शन क्या था, वो इंस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था, है ना। तो वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी CO2 बाहर निकले। कब एक्टिवेट हो रहा है, जब बॉडी में ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। अब हमारी बॉडी को क्या CO2 चाहिए, नहीं चाहिए, हमारी बॉडी ऑलरेडी CO2 बना रही है, उसे बाहर निकालो, हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कीमो सेंसिटिव एरिया उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्ट करने के बाद वो डीआरजी को एक्टिवेट करते हैं, डीआरजी सिग्नल भेजता है कि भाई जल्दी जल्दी सांस लो और ये जितना हो सके CO2 को बाहर भेजो। और जब ज्यादा या एक्सेस अमाउंट ऑफ जब मतलब CO2 निकल जाता है तो फिर हमारा जो है ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। ठीक, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मेन रेगुलेटर कौन है रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन भी है लेकिन ऑक्सीजन तब है जब हाई एल्टीट्यूड्स में हम जाते हैं, रेयर केसेस में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्पिरेशन का मेन रेगुलेटर कौन है, CO2, क्योंकि देखो जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, या तभी हमारा जो है वो कीमो सेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ओके। अब इसके अलावा कुछ हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी हैं, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ठीक है पढ़ लीजिए। ये कैरोटिड बॉडीज में पाए जाते हैं, कैरोटिड आर्टरी में, एरोटिक बॉडीज में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी वही डिटेक्ट करते हैं लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या हाई CO2 और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब वही है कि ऑक्सीजन लो है तो इसका मतलब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मेडुला को सिग्नल भेजते हैं, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक, एक और है हमारा न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब हमारे यहाँ नर्व्स का भी लेना देना, देखो इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में कि आप सांस, हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है कि आप सांस लेना भूल जाओ। ठीक है, हमारा इसलिए इनवॉलंटरी एक्शन, और इनवॉलंटरी एक्शन भी देखो उसको कीमो सेंसिटिव एरिया भी उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको हमारे मेडुला और पोन्स में इतने रीजन है, न्यूरल कंट्रोल भी है ना। ठीक है, अब इसमें क्या, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं हमारे लंग्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं ताकि जो ओवर इन्फ्लेशन ना हो नर्व्स का। ठीक है, लंग्स का ओवर इन्फ्लेशन ना हो, ये वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल भेजते हैं। और इसी को कहते हैं हम हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स। ये जो है यही जो होता है ना कि नर्व्स के थ्रू जो जब हमारे लंग्स ओवर इन्फ्लेट हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेजता है कि भाई रोको, अब ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हेल्प्स स्टॉप्स इंस्पिरेशन when lungs are fully expanded। ये हमारा हेरिंग ब्रूरल इफेक्ट, जो ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, हाई लेवल में पूछा जाएगा, जहां पे जरूरत है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो क्या है, यही है जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस को रोकता है। ठीक है, जब हमारे लंग्स फुली एक्सपेंड हो जाते हैं। ओके, तो यही था हमारा इतना इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इतने वेज से हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस रेगुलेट होती है। अब जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखो। पहला तो कि ड्राइविंग फैक्टर कौन है रेस्पिरेशन का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। ठीक है, O2 एक माइनर रोल प्ले करता है जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, हाई ऑल्टीट्यूड में होता है ना, लो ऑक्सीजन कंडीशन हो जाती है। मुझे भी ये प्रॉब्लम है कि हाई एल्टीट्यूड में जब जाते तो मेरे को ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो काफी लोगों के साथ होता है ये। तो ऑक्सीजन माइनर रोल प्ले करती है, वैसे CO2 है। ठीक है,
और हाई CO2 का कंसंट्रेशन, ये तो है, ये जगह हमारी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमारी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाते हैं, इसे हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक। और लो CO2 कंसंट्रेशन, अब CO2 कम है तो हमें CO2 ऑलरेडी हमारी बॉडी में कम है तो हमें ज्यादा बाहर निकालने की उसको जरूरत नहीं है, तो ब्रीदिंग रेट यहाँ पे हमें कम हो जाता है, जिसे हम हाइपो वेंटिलेशन कह देते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाए जाते हैं जो इंस्पिरेशन को लिमिट करता है, और इसी का अपोजिट पाया जाता है एपनियोस्टिक सेंटर जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इस पूरे चैप्टर का, जो है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं बट हमारी एनसीईआरटी में 3 मेन दिए गए हैं, तो यहाँ मैं आपको वही मेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। पहला है एस्मा, एस्मा या अस्थमा, आप जो भी कहो इसे, जैसे भी प्रोनाउंशिएट करना चाहो। ये क्या होता है ना, बेसिकली इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उनमें इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। तो उनमें इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो है सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है, फिर पंप वंप का यूज होता है, तो ये होगी एस्मा। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई हमारी क्या मेनली गैसियस एक्सचेंज का साइट है ना, तो इसकी जो वॉल होती है ना ये डैमेज हो जाती है, और डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, तो फिर हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और इसका जो कॉज है, वन ऑफ द मेजर कॉज है वो सिगरेट स्मोकिंग, अदर रीजन की वजह से भी हो सकती है, बट जो ज्यादातर ये देखी जाती है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनकी उस सिगरेट की वजह से जो है हमारी एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो नाम से पता चल रहा है कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो मिल्स में काम करते हैं, माइनिंग उससे रिलेटेड होते हैं, फील्ड से ना, तो वहां क्या होता है ना, जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल होते हैं वहां पे जो भी हैं, जिस चीज की भी माइनिंग कर रहे हैं, वो पार्टिकल जो है लंग्स में हम जब सांस लेते हैं तो उस एयर के थ्रू हमारे लंग्स में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है फाइब्रस टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनका जो है अगर लॉन्ग एक्सपोजर है इन डस्ट पार्टिकल्स का, तो फाइब्रस टिश्यू में डैमेज होने का डर रहता है, और इसे हम कहते हैं, जिससे फिर और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है ना। ये उसी जो वर्कर्स है जो वहाँ माइनिंग्स में काम करते हैं, अब वो डेली वहाँ काम कर रहे तो डेली सांस लेंगे, तो अब लंबे समय तक काम कर रहे तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसलिए इसका नाम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो 3 डिसऑर्डर है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। आज हमने कंप्लीट इस चैप्टर को, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंप्लीटली स्टडी कर दिया। इसका एक एक टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगी एमसीक्यूज के साथ, और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भी मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।